थैंक यू दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका। आज की जो क्लास है वो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विथ ट्रीटमेंट। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो प्लांट का जो इसमें ऐड होना, ये मुख्यतः इसमें इसको स्पेसिफिक बनाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट का आशय ये है कि जब भी हम प्लांट बेस्ड पैथी की बात करते हैं तो साफ साफ एक चीज सामने बात आती है कि ये एक पूर्णतः पौधों पे बनाई गई पैथी है, पौधे के अर्क द्वारा बनाई गई पैथी है। पूरी तरीके से विष रहित पैथी के रूप में इसको जाना जाता है। और जो हमारा जो भोजन होता है वो भी प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब ये कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारे बॉडी में जो लग रहा है वो प्लांट से ही हम ले रहे हैं। और प्लांट जो होता है वो मतलब जो भोजन जो होता है वो डायरेक्ट हमारे बॉडी में नहीं लग रहा है, बल्कि भोजन में उपस्थित जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बॉडी को फिर वो बिल्ड कर रहे हैं। इस तरीके से जो बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, मतलब ये हमारे पोषक तत्वों के कारण जो रहती है बॉडी जो रहती है स्वस्थ रहती है और इम्यूनिटी जो रहती है बनी रहती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यही पोषक तत्व जो एनर्जी के रूप में जो बॉडी सर्वाइव कर रही है, ब्लड और लिम्फ को फ्लोर कर रही है, वो डायरेक्ट जाके वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में समाहित होती है। तो ये इसका अर्क निकालने की जो टेक्निक होती है वो है ओवेशन टिंचर। ओवेशन टिंचर जो प्राइमरी बेस पे कहा जाता है कि भाई ये क्रूड है तो रॉ मटेरियल है, ऐसा कहा जाता है, ये बात सही है। इससे एक चीज और जानी जाती है कि जो भी रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि किसी एसेंस निकाल दिया गया किसी प्लांट का, उसके बाद जो प्राइमरी जो अर्क तैयार होता है वो बहुत ज्यादा काला होता है और उसमें बहुत सारे गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। मतलब प्रॉपर्टी भी रहती है तो थोड़े बहुत एग्रावेशन की क्वालिटी भी होती है। तो ये दोनों चीज एज ए क्वालिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमेपैथ वाले हैं इसलिए हम क्वालिटी कह सकते हैं। ये देखने को मिलता है कोविशन। तो आज जो कंपनियां कह रही है कि भाई D1 या D2 ऐड करो, तो ये फार्मेसी वालों का चैप्टर होता है, न कि इलेक्ट्रोमेपैथी, ये प्रैक्टिशनर का। तो यहाँ हम देखेंगे कि D3 और D4 जो होता है वो प्रैक्टिशनर का बेस कहलाता है। यहाँ से फिर हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और फिर वो मेडिसिन आगे बना करके हम देते हैं। मतलब ये फिजिशियन के लिए D3 और D4 जो रहता है वो बेस मटेरियल माना जाता है, और D2 और D1 जो होता है वो फार्मेसी वालों के लिए बेस मटेरियल जाना जाता है। इसको ऐड करना जरूरी था यहाँ पे, जब भी हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ जब ट्रीटमेंट की जब बारी आती है तो एक चैप्टर ही आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई भी प्लांट जो होता है जब वो जमीन के अंदर रहता है तो पूरी तरीके से पानी खींच रहा है, तो मुख्य रूप से वो मिनरल खींच रहा है अंदर से। पानी में जो मिश्रित जो मिले हुए जो एलिमेंट्स होते हैं वास्तव में वो मिनरल का एक पार्ट होता है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में मृदा कहा जाता है, नेचुरोपैथी में मृदा कहा जाता है। तो उसमें पूरी तरीके से मिनरल के खनिज के पार्ट होते हैं, और उसी से जब पानी जब मिला होता है तो एक प्लांट पूरी रूट के माध्यम से जब खींच रहा है, तो जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वास्तव में वो लवण या एनर्जी के रूप में, जो कि लवण एक एनर्जी का एक पार्ट होता है, इस तरीके से जाना जाता है। तो ये पानी के माध्यम से खींचते जाता है, खींचते जाता है, खींचते जाता है, और प्लांट जो रहता है ग्रोथ करते जाता है। और ये एक इंडिविजुअल पार्ट रहता है, क्योंकि रूट जो होता है किसी भी प्लांट का रूट एक इंडिविजुअल पार्ट होता है। वो पृथ्वी के ऊपर दिखाई नहीं देता है ना, मतलब ऊपरी सतह पर नहीं रहता है, वो रूट के अंदर मतलब जमीन के अंदर रहता है, इसलिए हम उसको इंडिविजुअल पार्ट कहते हैं। ये पूरी तरीके से जब रूट से खींचता होता है तो ये प्लांट का ऊपरी भाग जो रहता है ग्रोथ करते जाता है। तो इसमें पूरी इसको आगे बढ़ने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मुख्य रूप से इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। वो इन्वायरमेंट इस ऊपर वाले पार्ट को, जैसे कि उसका बार्क है, लीफ है कि नहीं, स्टीम है, इसके अलावा जितने भी जो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट जो रहते हैं, तो ये उसको एक इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें वो हेल्थी बना रह सके। तो यहाँ से फिर से नेचर का पार्ट सामने आता है कि भाई नेचर में जो इन्वायरमेंट, जिसको हम 5 तत्व के रूप में हम जान रहे हैं, है कि नहीं, जैसे हवा है, पानी है कि नहीं, आकाश है, ये आपको देखने को मिलेगा। हम इसका उल्लेख इसलिए करते हैं क्योंकि ये नेचर से जुड़ी हुई चीज है, और नेचर को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट जो रहते हैं, 5 तत्व जो रहते हैं, वो एक प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, और इसमें एक निश्चित तासीर क्रिएट करते हैं। और उस तासीर के हिसाब से इन्वायरमेंटल फैक्टर जब इसके साथ सेट हो जाता है तब वो प्लांट ग्रोथ करने लगता है, ग्रोथ करने लगता है और आगे बढ़ने लगता है, और लगभग 200 साल तक पृथ्वी पे खड़े रहता है। आप अनुमान लगा सकते हैं।
ये देखने को मिलता है। कई ऐसे पेड़ होंगे जो काफी लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो ये देखने को मिलता है। तो सेम एज इट इज जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ये प्लांट का एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम यहाँ पे डीपली लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ रिलेशन जोड़ रहे हैं, इसलिए प्लांट को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, नेचर के साथ कनेक्शन जोड़ रहे हैं इसलिए। और सेम टू सेम यही प्रोसीजर बॉडी के साथ होती है, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्ड हो रही है। तो यहाँ से जब आपने इसी प्लांट को, चाहे वो किसी भी तरीके से आपने लिया हो, जब आपको फूड के रूप में लिया, तो 100% आपका पूरी तरह भोजन होता है। और ये भोजन का अर्क अर्क कह लीजिए, न्यूट्रिएंट्स कह लीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह लीजिए, इसके अलावा आप XYZ जो भी कह लीजिए, एनर्जी में कह लीजिए, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जो फूड में जो रहती है, तो 100% नहीं रहता, ये कुछ मात्रा में विद्यमान रहते हैं। तो हमको डेली 2 टाइम भोजन की जरूरत पड़ती है। तो हम जब कंटिन्यू भोजन लेते रहते हैं, तो न्यूट्रिएंट जो रहते हैं बॉडी में बने रहते हैं, उसके बाद बॉडी बिल्ड होती है। ये पूरी तरीके से काम नहीं आता, काफी हद तक इसका जो पार्ट होता है वो वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि जब भी बॉडी बिल्ड होगी, तो उसके लिए भी एक निश्चित इन्वायरमेंट लगेगा। और यही इन्वायरमेंट जो रहता है बॉडी को पूरी तरीके से इस इन्वायरमेंट में या नेचर में ग्रोथ करने के लायक वो एक क्लाइमेट देता है। फिर वही बात आती है कि भाई बॉडी जो रहती है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, नेचुरोपैथी में लिखा हुआ है कि भाई 5 तत्व से बनी है, ये गलत नहीं लिखा गया है। कहीं ना कहीं नेचर से इसका कनेक्शन है। और इसलिए भी हमारे जो पुराने जो ऋषि मुनि जी हुआ करते थे, वो ये प्लांट के बेस पर हमारी जो भोजन, जो आहार तालिका जो बनाए थे, यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये रिलेशन हमारे पैथी में इसलिए आता है क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है वो प्लांट बेस्ड होती है। और वो प्लांट बेस्ड जो होती है, डायरेक्ट हमने फूड के रूप में डायरेक्ट एज इट इज नहीं लिया। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में काढ़े का प्रयोग किया जाता है। तो काढ़ा कैसे बनाया जाता है? जैसे कि मान लीजिए एक पार्ट आपने किसी प्लांट ले लिया और उसको लगभग 4 भाग पानी मिला करके उसको काढ़ा बना लिया, है ना। और जब 2 भाग रह जाए, मतलब आधा उड़ जाए, तब उसको आपने डायरेक्ट लेना शुरू कर दिया। तो ये आपने प्लांट को डायरेक्ट ले लिया है। मतलब उस प्लांट में चूंकि वो मिनरल से कनेक्टेड था, पानी से, सीधा जमीन से कनेक्टेड था, ग्रोथ करने के लिए आपने उस प्लांट को इस तरीके से ले लिया। तो उस प्लांट को सुरक्षित रखने के लिए इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे भी तत्व विद्यमान होते हैं जो उस प्लांट को सुरक्षित रखने में हेल्प करते हैं, है कि नहीं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल पाया जाता है जो वो जमीन से जुड़ा हो, फिर भी कीड़े नहीं लगते हैं, वो पूरी तरह हेल्थी ग्रोथ कर रहा है, फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं। तो ये एक चीज देखने को मिलती है। इसका मतलब वो सारा इसका प्रोटेक्टिव जो पार्ट होता है प्लांट का, वो भी एज इट इज आपने काढ़े के रूप में ले लिया। तो उसको जितनी जरूरत होनी चाहिए थी उतना लेना चाहिए था, जबकि वो पूरा का पूरा ले लिया। तो ये जो सिटी वाला जो पार्ट होता है, सेम एज इट इज, लाइक आप समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए इसने फायदा नहीं किया, तो कुछ गलत उपयोग भी, गलत तरीके से बॉडी में इफेक्ट भी डाल सकता है कि नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छा रिलेशन देखने को मिल रहा है कि जब आपने सीटी बनाया, तो कोल्ड फॉर्मेंटेशन के माध्यम से सीटी बनाया। आजकल इसकी एक नई टेक्निक, स्पेजरिक एसेंस निकालने की आजकल बहुत सारी टेक्निक आ गई है। क्योंकि नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में बहुत पहले लिखा गया है कि भाई इसकी जो एसेंस निकालने की मैक्सिमम 300 350 टेक्निक्स पाई जाती है। तो उसी टेक्निक की एक पुरानी टेक्निक है जो पुराने ग्रंथों में देखने को मिल सकती है। शायद आपको आजकल बहुत सारे चल रहा है, आप देख सकते हैं, नेट पे बहुत सारी चीजें विद्यमान है इसकी। तो इस तरीके से इसी प्लांट के एसेंस को निकाला गया, तो इस सिटी में पूरी तरह क्रूड मटेरियल आया, है कि नहीं है। ये न्यूट्रिएंट्स का एक पार्ट था, बट ये सेम लाइक ए फूड या भोजन के लायक था। ये पूरी तरह हमारे बॉडी में काम नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, इसको 3 बार जब 1:9 के रेशियो से तोड़ना शुरू किया, 1:9 के रेशियो से तोड़ना शुरू किया, तो यहां तक आते आते 1 लीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 ml 1 लीटर में जब कन्वर्ट हो गया, तब जाके वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रूल के हिसाब से वो फॉलो होने लगा। मतलब पहली चीज, इसमें किसी प्रकार का टेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, किसी प्रकार का स्मेल नहीं होगा, है कि नहीं है। तीसरी चीज क्या होगा, किसी प्रकार की इसमें क्या होगा, एक चीज और आती है इसमें। और तो कहने का मतलब क्या होता है, ये तीनों रूल को फॉलो होने लगता है कि नहीं। तो यहां से हम क्या देखते हैं, ये प्रैक्टिशनर को मिलता है कि नहीं। ये फिजिशियन को मिलता है, यहां से प्रैक्टिस करता है। तो यहां से आता आता देखा आपने कि जब भी ये जो शब्द की डेफिनेशन हमारे पास जो सामने आती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये दोनों एक ही शब्द है। बट अगर डेफिनेशन अगर इसको अलग करेंगे, तो हमको प्लांट से निकलने वाला जो ये सीटी, उसके बाद D3 की जो
एक्सप्लेन हमने जो किया यहाँ पे वो साफ साफ बताता है कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स का माइक्रो पार्ट जो एक एनर्जी के रूप में विद्यमान रहता है, जब किसी ह्यूमन बॉडी को या किसी जीव को हम डायरेक्ट उसको ऐड किया जाता है तो सेम लाइफ वो फूड की तरह नहीं बल्कि वो न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं और बॉडी को बिल्ड करते हैं और बॉडी को स्वस्थ करते हैं। यही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक रूल टेक्निक है, एक मेन टेक्निक होती है। तो इलेक्ट्रो सेम एज एनर्जी का एक संकेत दर्शाता है कि इलेक्ट्रो मतलब जो बॉडी में जो पार्ट, बॉडी के पार्ट्स के रूप में आप समझ सकते हैं या एनर्जी के रूप में आप समझ सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में जो एनर्जी व्याप्त है उस एनर्जी के साथ जब बॉडी को आप सर्वाइव कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी आपको फूड से मिल रही है, जो कि न्यूट्रिएंट बेस हो सकती है या किसी दूसरे रूप में भी हो सकती है। तो ये डायरेक्ट एनर्जी को क्रिएट कर रहा है जो बॉडी में किसी प्रकार का गलत इफेक्ट नहीं डालती। ये देखने को मिल रहा है। गलत इफेक्ट कब डालेगी? जब उसको हम एज इट इज ले लेंगे, फूड के स्टाइल में ले लेंगे या भोजन के तरीके से ले लेंगे। तो ये रिलेशन देखने को हमको मिल रहा है। यहाँ से एक चीज साफ हो जाती है कि जब भी हम बॉडी बिल्ड की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रो शब्द की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए। अलग अलग बुक में लिखी गई है, अलग अलग डेफिनेशन लिखी गई है, सब अपने अपने रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसमें कोई मतभेद वाली या किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन उठाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि रिजल्ट सबको मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम देखने को मिलता है कि किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट जब वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन से किया जाएगा तो उसका बेस प्लांट होने के कारण वो न्यूट्रिएंट्स या उसके एक मॉलिक्यूल्स में आप D3 मतलब मान लीजिए 1:9 से ये 1000 ml में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा नैनो हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यहाँ तक आते हैं किसी प्रकार का हार्मफुल नहीं होता है, विष रहित, नॉन टॉक्सिक जिसको हम कहते हैं, है कि नॉन स्मेल, बोलते हैं स्मेल नहीं आ रही है, टॉक्सिक नहीं है, इस प्रकार का टेस्ट नहीं है, जो 3 चीजें बताते हैं ना, ये यहाँ चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपकी एनर्जी रहती है बॉडी में मिलना शुरू हो जाती है। और जब किसी सेल की बात चलती है तो यहाँ से पता चलता है कि जब आपका रूल फॉलो करना पड़ता है तो 2-3 चीजें और भी वहां देखो, सॉरी। हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है कि नहीं? यहाँ पे अब एक चीज और देखने को मिलेगी जिससे पता चल जाएगा कि इसका रिलेशन और कैसे है, ठीक है कि नहीं है? अब यहाँ तो हमने पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रो का जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रो का जो रिलेशन है वो एनर्जी से है कि नहीं? अब ये एनर्जी का रिलेशन किससे? अब ये एनर्जी कहाँ रहेगी? अब अगर मान लीजिए होम्योपैथी की डेफिनेशन तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी के साथ आपने जोड़ा है, कई लोगों ने होम्यो को लॉ ऑफ सिमिलरिटी के साथ जोड़ करके, समानता का सिद्धांत के साथ जोड़ करके, पैथी को हमने रोगों के साथ जोड़ा है। इस प्रकार से बहुत सारी डेफिनेशन मिलती है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रो की जो डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैसे इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, क्योंकि एनर्जी का जो रिलेशन होता है एज लॉ के हिसाब से देखा जाए तो ये ब्लड और लिम्फ के साथ होता है डायरेक्ट। और ये जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव सेल्स रहता है, कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं, है कि नहीं? और ये इसी का एक परिवर्तित रूप जो रहता है, सॉरी, इसी का परिवर्तित रूप जो रहता है वो लिम्फ से रिलेटेड होता है। मतलब ये कि ये अगर मान लीजिए आप आरबीसी का अगर इसको एक्सप्लेन आरबीसी के रूप में करते हैं तो ये डब्ल्यूबीसी के रूप में करते हैं। मतलब ये एनर्जी इन दोनों तरीके से, ये एक प्योर ब्लड को प्योर ब्लड इसमें रहता है और साथ ही साथ जो भी ऑक्सीजनेटेड जिसको हम ब्लड कहते हैं वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है जी। ये क्या रहता है? इम्यूनिटी बूस्टर होता है, रक्षक कोशिकाओं के साथ रहता है। ये अलग मैटर है कि लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक चैनल्स बॉडी में अलग है, ये अलग मैटर है, लेकिन इसका लिम्फ नोड से कोई रिलेशन नहीं होता है। क्योंकि आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोबिलिटी मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ रिलेशन ओनली ब्लड और लिम्फ से है, जो कि एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू के रूप में सामने आता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल किया है तो या तो वो डायरेक्ट लिम्फ पे काम कर रही है या तो वो डायरेक्ट ब्लड पे काम कर रही है। और अगर मान लीजिए इस तरीके से काम करें, सेल के बेस में होता है, सेल के बेस में है कि नहीं है?
इसका मतलब ये हुआ जब टिश्यू की बात आएगी, टिश्यू की जब बात आती है तब पता चलता है कि ऑर्गन क्या होता है। तो ये जो मेडिसिन, जब हम इलेक्ट्रो की मेडिसिन यूज कर रहे हैं, आगे चल के फिर वो ऑर्गेनिक बेस में वो कन्वर्ट होता है। मतलब कितना लंबा चौड़ा गणित होता है इसका। अगर इन दोनों से होता हुआ फिर हो जाएगी, इसका मतलब सबसे पहला एक्शन जो होगा इसका, मेडिसिन का जो रिलेशन होगा, मेडिसिन का जो रिलेशन होगा, सबसे पहले एक्शन होगा। एक्शन, फर्स्ट एक्शन ब्लड, है कि नहीं, ब्लड या लिम्फ पे होगा, ठीक है कि नहीं। एंड सेकंड रिलेशन होगा इसका, फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन होगा ऑर्गन पे, है कि नहीं, जिसको अपन अंग कहते हैं। ये अंग, ठीक है, ठीक है, अंग पे। इसी तरीके से थर्ड जो रिलेशन होगा, थर्ड जो रिलेशन होगा, रिलेटेड अंग के अनबैलेंस जो फंक्शन हो गए, है कि स्ट्रक्चरल बहुत कम अनबैलेंस होता है, अंग के फंक्शन जब अनबैलेंस हो जाते हैं, है कि नहीं, यहाँ पे जब बारी आती है तब पता चलता है कि बैलेंस अनबैलेंस क्या होता है, या फंक्शन का डिस्टर्ब होना क्या होता है, ये पता चलता है, ठीक है नहीं। यहां से पता चलता है कि हमको जरूरत किस किस चीज की पड़ती है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी की। मतलब यहां से अंग के अनबैलेंस होना, है ना, फंक्शनल डिस्टर्बेंस इसको बोलते हैं। थर्ड एक्शन, डिस्टर्बेंस पे आता है। ये फंक्शनल डिस्टर्बेंस किस पे आएगा, ये अंग से होता है, वो अंग एक रिलेशन है इसका। यहाँ पे ये फर्स्ट एक्शन होता है, ये देखने को मिलता है। इसके बाद आगे चल के पता चलता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। आई मीन अंग कभी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते हैं, उससे फंक्शन कभी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते हैं, बल्कि एनर्जी का जो लेवल है उसको हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव किस किस तरीके से हो रहा है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ। ये फंक्शन जब अनबैलेंस हो गए, जैसे मान लीजिए फंक्शन कम कर दिया, तो हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये नेगेटिविटी पाएगी, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया, इतना ही बहुत है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए फंक्शन बढ़ गया, जैसे मैंने किडनी बना दिया यहाँ पे, है ना, अगर मान लीजिए फंक्शन ज्यादा बढ़ गया, यूरिन ज्यादा आने लगी, है कि नहीं है, इसी प्रकार से बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स इसमें से निकल जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा भी निकल सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये बोलेंगे फंक्शन बढ़ गया, तो हम बोलेंगे उसको पॉजिटिव एक्शन हो गया। बट पॉजिटिव एक्शन रिलेशन रिलेटेड किसी दूसरे अंग से होगा, जो कि डायरेक्ट आगे चल के पता चलेगा कि रूट, ब्लड और लिम्फ की इम्प्योरिटी में आया था, तब पता चलता है, तब हम इस अंग को हम कंट्रोल कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप आगे चल के देखेंगे कि ये जो रूल रेगुलेशन हमने स्थापित कर दिया कि भाई अंग पॉजिटिव और नेगेटिव का, नो, है ना, अंग अपनी जगह बिल्कुल सेम एक दूसरे के साथ तालमेल बना के वर्क कर रहे हैं, है कि नहीं है, ये आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है कि नहीं। और फोर्थ एक्शन, आप रिलेटेड किसी होने वाली किसी प्रॉब्लम पे या डिसीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट डायरेक्ट इस डिसीज पे नहीं जाएगा, इससे रिलेटेड होते हुए फिर वो डिसीज की तरफ आएगा। डिसीज, है ना, डिसीज। तो ज्यादातर पैथी की डेफिनेशन, आज पैथी की डेफिनेशन डिसीज से गिनी जाती है कि नहीं। हो सकता है किसी ने बनाया होगा, कुछ देखा होगा उसने, हम तो उतने बड़े लोग नहीं कि एक्सप्लेन कर सके, लेकिन हाँ आज देखा जा रहा है। तो आप मेडिसिन का जो एक्शन है यहां से लेकर यहां तक आते आते इस फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को भूल करके आप अगर डायरेक्ट डिसीज पे आ रहे हैं, तो आप 50-50 का गेम खेल रहे हैं। मतलब पूरी तरह आप कितना सक्सेस होंगे, कितना सक्सेस नहीं होंगे, इसकी गारंटी आप भी नहीं दे सकते। गारंटी तो घर छोड़ दीजिए, किसी लाइफ की गारंटी नहीं होती। आप उस पर यह भी नहीं बता सकते कितने कितने परसेंटेज इसको रिलीफ हो सकता है, मे भी वाली जो बात आती है कि नहीं, इसलिए वो ऐसा होता है। हाँ, अगर मान लीजिए आप इस चैप्टर को या इस चैप्टर को, दो चैप्टर को जो प्राइमरी चैप्टर है इसको लेके चलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने S5 दिया है तो मोटर नर्व पे ये बहुत अच्छा वर्क करेगी या लीवर पे जाएगी, तो यहाँ तक हम कह सकते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं वो पहले वो ब्लड लिम्फ पे जा रही है, उसके बाद फिर वो ब्लड पे आ रही है, क्योंकि उसका सिस्टम इसी तरीके से है कि नहीं, क्योंकि लिम्फेटिक रेमेडी है, एस्करफ्लोसोस है ना, लिम्फेटिको चैनल की है ना, इसलिए वो सबसे पहले लिम्फेटिकोज कही जाती है, लिम्फ पे डिपेंडेंट मेडिसिन मानी जाती है कि नहीं? तो ये देखा जाता है। तो इस तरीके से आप इस एक्शन को
छोड़ करके अगर आप इस तरीके से वर्क करेंगे तो हमेशा फार्मूले पूछते रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब किसी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट करने का नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर EH रेमेडीज का अगर मान लीजिए एक्शन देखेंगे, रेमेडीज का अगर एक्शन देखेंगे मान लीजिए, तो आपको ये 3 रूल फॉलो करने पड़ेंगे, है कि नहीं? जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो मैंने आपको बताया। हाँ, हो सकता है कोई प्रैक्टिशनर आए और अलग तरीके से समझाए, वो अलग मैटर है। तो ये जो रिलेशन जो देखने को मिल रहा है, वो साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी मेडिसिन के माध्यम से आप किसी सेल पे नहीं जा रहे हैं, किसी अंग पे नहीं जा रहे थे, बल्कि आप डायरेक्ट ब्लड और लिम्फ के माध्यम से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके अर्थ के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। चलिए एक छोटा सा इस पे एक्सप्लेन और कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, हम आते हैं न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स से पहले क्या था? फूड, है कि नहीं? फूड या भोजन, इसको भोजन कह सकते हैं ना, भोजन, भोजन, है कि नहीं? मैं एकदम सिंपल वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए सबको, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन। ये आपका बेस है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। इस बेस से आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रेमेडी को हम कैसे यूज करें, या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विथ ट्रीटमेंट कैसे कैसे करें, इस तरीके से। फूड, फूड में आपने क्या किया? आपने बहुत सारे प्लांट बेस्ड भोजन ले लिए, तो वो आपका पूरी तरीके से प्राइमरी बेस पे क्या करेंगे, वो पूरा पूरा आपके लिए क्या होगा, न्यूट्रिशन के रूप में ले रहे हैं। आपने सब ले लिया, चावल ले लिया, दाल ले लिया, सब्जी ले लिया, ग्रीन वेज सब ले लिया XYZ, लेकिन वो कंप्लीट पूरे बॉडी में नहीं लग रहा है, उसके न्यूट्रिएंट्स लग रहे हैं। अब इसका एक रिलेशन और देखिए, जो क्रूड आपने जो निकाला था वो इस बेस पे था। इसका मतलब एक रिलेशन ये आता है कि अगर कोई मेडिसिन, प्रैक्टिशनर के लिए कौन सी मेडिसिन होती है? D3, D4, ये जो मेडिसिन होती है सेम एज ए इस तरीके से उपयोग करेंगे प्रैक्टिशनर के लिए। ज्यादातर आपने देखा होगा ओरल मेडिसिन के रूप में D3 कितने लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो हमारे क्लिनिक में वो बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। अगर मान लीजिए आप किसी को D3 की पिल्स, है ना, ग्लोबिल्स, जैसे कि मान लीजिए आपने S1 की ग्लोबिल्स दे दिया, है कि नहीं, ये हो गया D3 की। तो आपने क्या किया, D3 लिया, आपने ग्लोबिल प्रिजर्व करवाया और दे दिया, और 5 to 10 ग्लोबिल्स PDS विथ वाटर, ठीक है कि नहीं? ठीक है नहीं? इस पे लिख दिया TDS, 3 बार लीजिए। तो ये चूंकि D3 का था, तो सिर्फ ये न्यूट्रिशन बढ़ाएगा, न्यूट्रिटिव मेडिसिन होगा। मतलब ये जो S1 का जो प्राइमरी बेस होता है, प्राइमरी बेस क्या होता है? लिम्फ प्यूरिफायर होता है कि नहीं? ये लिम्फ को बूस्ट करेगा, लिम्फ को प्रोटेक्ट करेगा, इस तरीके से देखा जाए। ये देखिए गर्मी लाएगा, क्योंकि गर्म रेमेडी है कि नहीं? गर्मी लाएगा, स्टिमुलेट करेगा बॉडी को। भोजन ज्यादा खाना मतलब भूख बढ़ाएगा ही, क्योंकि न्यूट्रिशन है, ये कहने का मतलब है। अब देखिए इसी का एक सेकंड चैप्टर देखिए। अगर मान लीजिए आपने इसको D6 या D7 में कर दिया, तो ये इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इस रेमेडी का, यूनिवर्सल रेमेडी का, लिम्फेटिकोज में रेमेडी का अब एक्शन जो रहेगा सेम एज ए मेडिसिन की तरह होने लगेगा। अब वो न्यूट्रिशन नहीं रहा, अब वो माइक्रो में चेंज हो गया है कि नहीं? अब वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो गया है। तो अब ये जैसे D6 पार करेगा, नर्वाइन हो जाएगी, है कि नहीं? एंटी एलर्जिक हो जाएगी। ये है, ये इस तरीके से, है कि नहीं? ये इसके अलावा जो इम्यूनिटी बूस्टर बूस्ट कर इम्यून बूस्ट करेगी। इम्यून बूस्ट कैसे करेगी? ये D3 वाला बेस नहीं कर रही है, ये क्या करेगी, किसी भी रोगों से लड़ने की क्षमता जो क्रिएट हो रही थी, अगर मान लीजिए वीक हो गई है, जैसे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन जब होते हैं बॉडी में, उस कंडीशन में इसको क्या करेगी, एक प्रकार का जैसे कि प्रोटेक्ट करेगी, इन्फेक्शन से होने के लिए रोकेगी, इस तरीके से एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी, सॉरी।
ये देखने को मिलता है। इस तरीके से मेडिसिन के कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी इस तरीके से सामने आने लगते हैं, जबकि D3 में जब आपने दिया था तो ओनली एक न्यूट्रिएंट्स की तरह काम कर रही थी, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट की तरह काम कर रही थी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि D3 अगर मान लीजिए D3 के रूप में लेते हैं तो वो सिर्फ गर्मी बढ़ाएगा, क्योंकि किसी भी मेडिसिन का ये रूप जो होता है सिर्फ गर्मी लाता है। क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होती है इसलिए हम उसको पॉजिटिव के घेरे में रखते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये सिर्फ योग बढ़ा सकता है। योग बढ़ाना मतलब ये है कि बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है इस तरीके से, तो ये कहा जाता है। तो अगर वो न्यूट्रिएंट्स के चेंज होगा तो वो फिर मेडिसिन के तरह उपयोग करेगा। ये दो अंतर होते हैं। तो भोजन और भोजन में व्याप्त होने वाले, भोजन में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स में ये फर्क होता है। ये हो गया भोजन और ये हो गया उसका न्यूट्रिएंट्स, है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपने भोजन लिया, उसमें अगर विटामिन सी है मान लीजिए, तो आपको भोजन में दिखाई नहीं दे रहा है। जब वो बॉडी जब तोड़ेगी मेटाबॉलिक के माध्यम से, उसके बाद जो विटामिन सी निकलेगा तब पता चलेगा कि हाँ वो नैनो पार्टिकल जो भोजन में पहले से ही था वो हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेटाबॉलिक के दौरान वो अब पता चल रहा है कि हाँ इसमें विटामिन सी है। तो ये वही चीज सामने आती है। तो ये इस प्रकार से अंतर देखने को मिलता है। तो ये रिलेशन भी जैसे कि सेम टू सेम हमारे भोजन के साथ होता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ प्लांट के साथ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और प्लांट के साथ होता है, तो सेम है ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन के साथ हमारे बॉडी का होता है। मतलब कितना इसका गजब का इसका चैनल सेट किया गया, आप देखिए जरा। यहां से ये सारी चीज देखने को मिलती है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में फिर एक नया टॉपिक लेके चलेंगे। और ये अगर मान लीजिए इसके बीच अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर बताएंगे मेरे को, और इसको समझेंगे। हालांकि ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, हालांकि कोई बड़ा कठिन सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी एक कोशिश जरूर करेंगे, है कि नहीं है। क्योंकि अभी जो क्लासेस चल रही है वो बेस को समझाने के लिए काफी जरूरी हो जाती है। बेस समझना पड़ेगा आपको, जब तक बेस नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं समझ पाएंगे। अब हम धीरे धीरे आप मेडिसिन के ऊपर भी जाएंगे, टेम्परामेंट के ऊपर भी जाएंगे, तो आगे चल के आपको ये सारे आइटम्स जितने भी जो मैंने बताए हैं ये चीज आपको याद आएगी कि हाँ ऐसा था। आज एक एग्जांपल देता हूं मैं, क्योंकि अब न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और प्लांट की जब बात चल रही है तो सीधी सी बात सामने आती है। आपने क्या देखा, लोग कहते फिरते हैं, लोग कहते हैं कि भाई जो ड्रॉप जो C4 की है इसमें कैल्शियम होता है, ऐसा बोलते हैं। C4 एक एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडी है कि नहीं। इसमें कैल्शियम होता है या नहीं होता है, वो अगर मान लीजिए कैल्शियम एक केमिकल प्रोडक्ट होता है जो बॉडी के अंदर निकलना चाहिए, बॉडी के अंदर बनना चाहिए, बॉडी के अंदर ही उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। जबकि C4 एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो लिक्विड बेस में होता है। अगर हम इसमें C4 में कैल्शियम खोजने की कोशिश करेंगे तो नहीं खोज पाएंगे। प्लांट, किसी प्लांट में कैल्शियम हो सकता है, बड़े बड़े सीनियर ने बताया कि भाई कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है ना। लेकिन हम पूरी तरीके से उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस दिन प्रूफ हो गया कि इसमें कैल्शियम होता है तो आपकी पैथी जो दोष रहित पैथी है, विष रहित पैथी है, वो धीरे धीरे केमिकल में चेंज होने लगेगी। कल के दिन आप ही जैसे कुछ प्रैक्टिशनर बोलेंगे कि सर मेरी कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें विटामिन होता है, तो मैं आप में से कोई समझदार ये बोलेगा कि सर ऐसी कौन सी भी वो है जिसमें आपको हार्मोन्स होता है, बोल देंगे। तो मैं हार्मोन्स कहाँ खोजते फिरूंगा फिर नहीं। तो इस भ्रम में नहीं रहेंगे कि किसी चीज में इस तरीके से प्रोडक्ट निकलेंगे, किसी में हार्मोन्स निकल गया, किसी में विटामिन निकल गया, किसी में मिनरल्स निकल गया, किसी में प्रोटीन निकल गया, नहीं, इस चक्कर में नहीं रहेंगे आप, है कि नहीं है। ये वो चीजें हैं जो इन चीजों को बढ़ने में प्यूरिफायर होने में हेल्प कर रही है। जैसे कि सी और कैल्शियम, कैल्शियम को बनाने में बोन की हेल्प कर रही है कि नहीं है। C4 जो है, चूंकि कैल्शियम बोन का प्रोडक्ट होता है, मिनरल का प्रोडक्ट होता है, कैल्शियम के बिना वो बोन जो रहती है वो कठोर नहीं हो पाती है ना। तो अगर मान लीजिए कैल्शियम किसी न्यूट्रिएंट्स मिले भोजन के माध्यम से तो मिलते रहता है, तो C4 क्या करती है, उस कैल्शियम को बोन के साथ संयोग करके योग देने में काम करती है और उसको ग्रोथ करने में हेल्प करती है। मतलब वो बॉडी से वो अलग नहीं होता, उसको एक प्रकार का लाइफ देती है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि हाँ ये C4 में जो कैल्शियम की हेल्प करने की, न्यूट्रिएंट्स की प्रोटेक्ट, मतलब न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी पाई जाती है। इस तरीके से आप समझिए, तब जाके आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रेमेडी सरल होगी।
अन्यथा ये बहुत ज्यादा कठिन होती है। ऐसे बहुत सारे रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे आगे चल के, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ नेचर को डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं। जब हम टेम्परामेंट पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा कि ये इसका रिलेशन हमारे नेचर के साथ कैसे सेट होता है। ओके दोस्तों, मुझे लगता है आज के जो ये लेक्चर है, छोटा सा जो लेक्चर था, ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं था, लेकिन मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए इससे रिलेशन कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपने ग्रुप में जरूर पूछ देंगे, डॉक्टर धीरू भाई से जो उनको आप क्वेश्चन रख देंगे, उस ग्रुप में आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, और कल हमें फिर से एक नया सब्जेक्ट लेके चलेंगे। फिलहाल आज हम इतने देखते हैं। ओके।